हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप मस्त होंगे। आज संडे था और मैं भी संडे का एंजॉय कर रहा हूँ बिल्कुल प्रकृति के बीच में। लेकिन इतने में एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया। एक्चुअली कल ही हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, और वहाँ पे कैलकुलेशन में मैंने एक डेटा यूज किया था कि मास ऑफ सन जो है वो 2 × 10⁻30 kg होता है। तो बच्चे ने पूछा कि सर सन के मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब कैसे उसका पता लगाया गया इसका मास कितना होता है, और सन से लेके अर्थ की जो डिस्टेंस है ये कैसे मेज़र की गई। अगर मुझे किसी भी दो प्लैनेटों के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करना हो तो मैं कैसे मेज़र करूँगा। तो मुझे लगा कि हाँ, मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इसे मुझे अपने बाकी स्टूडेंट के साथ भी शेयर करना चाहिए। लेकिन आप सब भी इस बात के आंसर जानते रहें, इसके लिए आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज के क्लास में मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि हम कैसे बिना किसी तराजू का यूज करके, भाई देखो यार सन जो है कोई इतनी छोटी चीज़ तो है नहीं कि उसके लिए हम कोई तराजू बनाएंगे फिर उसके ऊपर सन को रखेंगे और वो वज़न बता देगा ना, ऐसा तो कुछ पॉसिबल नहीं है। तो सीधी बात है कि इसके लिए उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस, कुछ मेथड्स यूज किए गए होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि सन से लेके अर्थ की जो डिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, और आप किसी भी दो प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि सन का जो मास है वो कैसे निकाला गया होगा 2 × 10⁻30 kg। तो आज की वीडियो में हम बस ये दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो लेकिन क्योंकि अभी तो मैं थोड़ा सा अपने घर से बाहर हूँ, घूमने टहलने आया था, लेकिन अब मैं आपको फटाफट बोर्ड पे ले चलता हूँ और वहाँ पे आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि मास ऑफ सन और सन से लेके अर्थ के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा सन है और ये है हमारी अर्थ। तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि सन से लेके अर्थ की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। सबसे पहले हम इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, और ये कैलकुलेशन हम करेंगे कैसे, तो आपको मैं समझाता हूँ एक मेथड। देखो, आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी डिवाइसें बन गई हैं जिनका यूज करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ से अर्थ से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करूं और वो वेव जाएं सन के पास, तो वो सन के पास जाएंगी, सन को हिट करेंगी और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके आएंगी। तो वेव को जाने में और वहाँ से वेव को आने में जो टाइम लगेगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसी मेथड पे दो डिवाइसें काम करती हैं। आपने रडार और सोनार, इन दोनों का नाम सुना होगा। तो ये दोनों जो डिवाइसें हैं वो इसी मैकेनिज्म पे काम करती हैं। तो अगर ऐसी एक हमारे पास डिवाइस हो जिसका यूज करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट कर पाएँ, तो वो वेव सन से हम रेडिएट करेंगे, सन से निकल के वो हम अर्थ से रेडिएट करेंगे और अर्थ से निकल के वो सन के पास जाएगी, वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होगी, वापस आएगी, और यहाँ पर जो रिसीवर होगा वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट कर लेगा। जाने में और आने में लगा हुआ टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो हमको पता है। जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस स्पीड से जाता है। अब अगर मुझे जाने में और वहाँ से वापस आने में मुझे टाइम पता चल जाए तो मैं उस टाइम को हाफ कर दूंगा, तो सिर्फ जाने वाला टाइम मुझे पता चल जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन के बाद ये पता चला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थ से निकल के सन के पास जाती है उसको जाने में जो टाइम लगता है वो 500 सेकेंड लगता है। तो मुझे स्पीड पता है और मुझे टाइम पता है। अब मैं आसानी से सन से लेके अर्थ की जो बीच की डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का कैलकुलेशन कर सकता हूँ। अगर मुझे डिस्टेंस का कैलकुलेशन करना होगा तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, और जैसे ही मैं स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करूँगा मुझे अर्थ से सन तक की जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगी।
तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर दें। 3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई बाई 500 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 5 3 ज़ा 15 इंटू 10 पावर 2 0 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे है, ये 10 हो जाएगा, या 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर। ये हमें डिस्टेंस मिल गई। अब हमको पता है कि सन से लेके इस अर्थ तक की डिस्टेंस कितनी है। सेम मैकेनिज्म को यूज करके हम किसी भी दो प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस को या सन से किसी भी प्लैनेट की डिस्टेंस को इजीली मेजर कर सकते हैं। ये बात अगर क्लियर हो गई होगी तो अब हम अगले स्टेप पे आते हैं। तो अब हम पता करेंगे कि सन का मास कितना है। अगर आप गूगल करो तो आपको पता चलेगा कि मास ऑफ सन जो है वो है 2 इंटू 10 पावर 30 kg। आपको ऐसा डेटा सर्च करने के बाद मिल जाएगा। लेकिन ये डेटा पता कैसे चले, या अगर हमको पता करना हो कि यार मास कितना है तो हम कैसे पता करेंगे। इसके लिए बिल्कुल सिंपल टेक्निक है। चलो आपको मैं दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पे सन है और यहाँ पर अर्थ है, और मुझे सन से लेके अर्थ की जो बीच की डिस्टेंस है ये मैंने अभी अभी कैलकुलेट की है 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर। देखो, कैपलर नाम के एक साइंटिस्ट ने समझाया था कि जो अर्थ होती है वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करती है, एक इलिप्टिकल पाथ पे मूव करती है। लेकिन चलो, हम क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम थोड़ी देर के लिए ऐसा मानते हैं कि जो पाथ है वो सर्कुलर है। तो अगर अर्थ सन के अराउंड एक सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट करेगा, एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा, तो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे कि अगर मैं अर्थ के मास को स्मॉल m मान लूं और सन के मास को मास ऑफ सन लिख दूं, तो हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में जो भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है उस पर सेंटर से बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। उसी हिसाब से इस अर्थ पर भी बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी mv² डिवाइड बाई r। m मतलब कि मास ऑफ अर्थ, v यानी कि अर्थ की वेलोसिटी डिवाइड बाई r। r मतलब सन से लेके अर्थ तक की डिस्टेंस। लेकिन सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए कंडीशन होती है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लगता है और सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की तरफ लगता है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि एक फोर्स अंदर की तरफ भी लगना चाहिए और उसको हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्योंकि सन और अर्थ दोनों के पास मास है, तो दोनों के बीच में न्यूटन नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था कि जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, चाहे वो सन हो या फिर वो अर्थ हो, उनके बीच में आपस में एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है जिसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। यानी कि अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा इसका कैलकुलेशन होगा कैपिटल G, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी दैट इज सन, मास ऑफ सेकंड बॉडी दैट इज अर्थ, डिवाइड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका मतलब कि अर्थ पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन अप्लाई कर रहा है और उसकी डायरेक्शन इनवर्ड है सेंटर की तरफ, और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लग रहा है। बैलेंस होकर सर्कुलर मोशन करने के लिए ये कंडीशन है कि दोनों फोर्स कैपिटल G, मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये इक्वल होना चाहिए mv² डिवाइड बाई r के। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल रहेंगी तो जो ये बॉडी है वो इजीली सर्कुलर पाथ पे मूव कर सकती है। अगर इसी को मैं फर्दर सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो मुझे मिलेगा कि एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा और m से m कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं मास ऑफ सन को अगर कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर बचेगा, एक r का मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाई
कैपिटल जी नीचे आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो मास ऑफ सन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, वो आ गया वेलोसिटी ऑफ अर्थ इनटू डिस्टेंस अपॉन में कैपिटल जी का स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ अर्थ हम कैसे पता करें? तो अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी को लिख सकते हो 2 पाई आर डिवाइड बाई टी। 2 पाई आर ये हो जाएगा सर्कुलर पाथ को मूव कर रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिवाइड बाई एक बार रोटेशन करने में टाइम कितना लगता है, तो 2 पाई आर डिवाइड बाई टी। अगर इस वैल्यू को मैं अपने फॉर्मूले में पुट करूं तो मुझे मिलेगा v की जगह पे 2 पाई आर अपॉन टी, 2 पाई आर अपॉन में टी, स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाई कैपिटल जी। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल जी इंटू टाइम का स्क्वायर, मास ऑफ सन। अब मास ऑफ सन को कैलकुलेट करने के लिए आपको जो भी डेटा चाहिए वो सारे डेटा आपको पहले से पता है। जैसे 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, उसका हम स्क्वायर कर देंगे। डिस्टेंस मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया है कि सन से अर्थ की डिस्टेंस कितनी है, 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर -11। यहाँ पे टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम मतलब कि अर्थ को अपना रोटेशन करने में कितना टाइम लगता है। बच्चे, अर्थ को एक बार पूरा रिवॉल्व करने में जो टाइम लगता है वो होता है 365.25 डेज। तो इतने दिन लगते हैं उसको एक बार रिवॉल्व करने में। तो अब जरूरी है कि पहले ये जो टाइम हमारा डेज में दिया हुआ है इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करें। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 365.25 को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, 365.25 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 24 से, तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरीके से हम इसको इजीली कैलकुलेट जो है कर सकते हैं। और ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 3.15 इंटू 10 पावर 7 सेकेंड, 3.15 इंटू 10 पावर 7 सेकेंड। तो चलो अब हमारे पास सारा डेटा है, हमारे पास फॉर्मूला है, और फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके मास ऑफ सन को कैलकुलेट किया जाए। तो मास ऑफ सन इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर आर का क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल जी इंटू टाइम का स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट किया जाए, 4 पाई यानी कि 3.14 का स्क्वायर इंटू डिस्टेंस 1.5 इंटू 10 पावर 11 का क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल जी 6.67 इंटू 10 पावर -11, 3.15 इंटू 10 पावर 7, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। और अब अगर ये कैलकुलेशन हम लोग करें तो इस कैलकुलेशन को करने के बाद आप इसके लिए आराम से कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए। इस कैलकुलेशन को करेंगे तो करने के बाद हमें रफली डेटा मिलेगा 1.99 इंटू 10 पावर 30 kg। ये है मास ऑफ सन। ये इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 पावर 30 kg। तो सन का जो अप्रॉक्सीमेट मास हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 2 इंटू 10 पावर 30 kg। आप अगर देखेंगे तो मास के इस कैलकुलेशन में मैंने किसी तराजू का यूज नहीं किया, जबकि सिंपली हमने कॉन्सेप्ट का यूज किया है। और इसी तरीके से सिंपली आप कॉन्सेप्ट को यूज करके आराम से किसी भी प्लैनेट का मास बता सकते हैं, आप किसी भी दो प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस बता सकते हैं, और आप आराम से ये भी पता कर सकते हैं कि कोई एक प्लैनेट किसी दूसरे स्टार को ऑर्बिट करने में कितना टाइम लगता है। हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हम ये प्रूफ करेंगे कि अर्थ
सन को ऑर्बिट करने में 365.25 डेज कैसे लेती है, इसका जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो तब तक आराम से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।